हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहां हम तीन तरीके की प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने बेटा इस चैप्टर में एक ही बात करी है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, चैप्टर 5। ठीक है ना जी। नोट्स दिए हैं तो पहले ही पेज पे ये लिखा हुआ था कि प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट करने के तीन अलग अलग वेज हैं। अभी बेटा मैंने सिर्फ इस चैप्टर में टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करी है। दो और तरीके की प्रेजेंटेशन है जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है। बाबू जब 6 और 7 फिनिश करूंगा तो प्रोडक्शन शुरू करूंगा उधर से, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, फिर 8 हम बाद में करेंगे। ठीक है जी, तब जाकर सिलेबस पूरा होगा रिवीजन का। तो भी खैर सबसे बड़ी हेडक है ये इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, 11th की, क्योंकि बात वैसे नहीं कोई हेडक है, बात हेडक सिर्फ इसलिए कि जबरदस्ती के सिलेबस हैं। 12 में से 11 चैप्टर एक खावेडली में दे देना यार, 6 महीने और भी थे भाई, ऐसे भी क्या ही था। चलो खैर लेट इट बी, हमें तो कराना ही है, सब कराते हैं। बेटा टेबल के बारे में हमने उस दिन जान लिया था, कंपोनेंट्स और पार्ट ऑफ टेबल, और बेटा काफी सारे बच्चे मुझे सुनाकर भी गए हैं। ठीक है ना। वो टेबल के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट है, आपने बताए भी थे, वो टेबल नंबर, वो टाइटल, वो हेड नोट, स्टब्स, कैप्शंस। ठीक है ना, जहां सेल की हमने बात करी, बॉडी की बात करी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सोर्स और फुटनोट, सारी बात कर ली थी। 9 पार्ट के साथ सबने सुनाया भी था मेरे को। बेटा अब मैं आखिरी चर्चा करने जा रहा हूँ इस चैप्टर की, काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल कितने तरीके की हो सकती हैं बेटा, अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बेटा इसके हिसाब से दो अलग अलग पार्ट में टेबल को क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंपल और वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। पहले सिंपल टेबल की बात करते हैं। बाबू अगर मेरे को टेबल में एक ऐसा डेटा शो करना हो जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ एक, बाबू जो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी वो सिंपल टेबल होगी। अगर बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करना है तो बेटा डबल और टू वे टेबल। अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं तो ट्रिपल टेबल, या इसे थ्री वे टेबल भी बोलते हैं, और तीन से भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना है तो मैनीफोल्ड टेबल। बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं बेटा। वन वे टेबल मतलब ऐसी टेबल जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाए, दो कर पाए, तीन कर पाए, तीन से भी ज्यादा कर पाए। सिंपल है बात। लो समझाने के लिए मैंने सबके एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा। ये वन वे टेबल है, सिर्फ एक ही बेसिस पे क्लासिफाई किया कि क्लास 11th में कितने स्टूडेंट है, बीए में कितने स्टूडेंट है, बीए सेकंड ईयर में कितने और बीए थर्ड ईयर में कितने हैं। एक ही बेसिस लिया, एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है पूरे डेटा की, दैट्स इट। सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट, वन वे टेबल। बाबू अब मैं कॉम्प्लेक्स टेबल की बात करूं, इसमें बेटा तीन तरीके के हैं, टू वे, थ्री वे, मैनीफोल्ड। इधर देखना, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्लासिफाई करा, फिर उनको बॉयज और गर्ल्स में क्लासिफाई करा, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, टू वे, थ्री वे, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर बॉयज, गर्ल्स, और फिर उसमें भी रूरल में कितने, अर्बन में कितने, गर्ल्स में भी रूरल में कितने, अर्बन में कितने, तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर बॉयज गर्ल्स, फिर रूरल और अर्बन, तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड किया। फिर बेटा तीन से भी ज्यादा हो जाए, बाबू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन बॉयज गर्ल्स, देन रूरल अर्बन, देन उसमें से भी मैरिड और अनमैरिड कितने। ठीक है ना जी, क्योंकि बेटा कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट मैरिड होने लग जाते हैं, तो बेटा उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ क्या हो गया, शादी का पढ़ नहीं सकते? अच्छा, मैंने कहा यार ऐसा कुछ होता है तो बता दे यार, शादी के बाद नहीं पढ़ सकते तो। कह रहा पढ़ तो सकते हैं, पढ़ा नहीं चाहता। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? लो जी बेटा, सब सामने देखेंगे। पहले बताओ इसमें किसी की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आई? सिंपल है ये, आगे बढ़ सकते हैं। बाबू बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी। बेटा ओरिजिनलिटी के हिसाब से भी टेबल दो तरीके की है, ओरिजिनल टेबल और डेराइव्ड टेबल। प्लीज सामने ही देखना। बाबू ओरिजिनल टेबल का क्या मतलब है? बेटा ओरिजिनल टेबल का मतलब है जैसा डेटा कलेक्ट हुआ मैंने बिल्कुल वैसा ही टेबल में चिपका दिया, कुछ भी चेंज नहीं करा, एक सिंगल भी चेंज नहीं करा। अगर डेटा फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन चिपका दी, पॉइंट में आया तो पॉइंट चिपका दिया, कोई सिंगल भी चेंज नहीं करा।
ऐसी टेबल को हम बोलते हैं ओरिजिनल टेबल, जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है। और डिराइव्ड टेबल क्या होती है बेटा? देखो, ऐसी टेबल जो ओरिजिनल टेबल से डिराइव हुई हो, ऐसी टेबल को बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। जैसे कि समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मैं एग्जांपल यहीं से दे देता हूं, या कोई और अच्छा एग्जांपल है तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये एग्जांपल मिल गया। मान लो बेटा मैंने डेटा तो ऐसा कलेक्ट करा, अगर मैं ऐसा का ऐसा ही टेबल में बता दूं तो ये ओरिजिनल टेबल हो गया, ठीक है। या डिराइव्ड टेबल क्या होती है? डेटा तो इकट्ठा करा कुछ और, अगर मैंने कन्वर्ट करा उसको परसेंटेजेस में, एवरेजेस में, और एक अलग टेबल बनाकर बता दिया, तो उसको बोलेंगे डिराइव्ड टेबल। क्योंकि डिराइव्ड टेबल ओरिजिनल टेबल से डिराइव हुई है, इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा डिराइव्ड टेबल। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मैं एक और टेबल बना दूं और मैं यहां डेटा लिखना शुरू कर दूं परसेंटेज में, ये बोलना शुरू कर दूं कि 11th में ना जो बॉयज हैं वो 80% है, ये 20% है 100% का। और एक्चुअली में आप देखो ये 80% ही तो है। टोटल 11th में स्टूडेंट कितने हैं? 200 में से 160 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं। मैंने अगर एक नई टेबल बना दी और यहाँ परसेंटेज में डेटा लिख दिया 80% और यहाँ 20%, तो मैंने क्या करा? ओरिजिनल टेबल से ही तो डिराइव किया ये। सेम वे अगर मैं यहां पर लिखना शुरू कर दूं बीए फर्स्ट ईयर में 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं, ये मैं डिराइव ही तो कर रहा हूं। मैंने तो ये डेटा ओरिजिनल टेबल में ऐसा इकट्ठा करा है जो मेरे को एग्जैक्ट इंटीजर्स बताता है, मैं ही तो कन्वर्ट कर रहा हूं इसको परसेंटेज में। समझ में आ रहा है ओरिजिनल टेबल क्या होती है और डिराइव टेबल क्या होती है? जैसा डेटा इकट्ठा करा वैसे ही टेबल में पुट कर दिया, फ्रैक्शन में था फ्रैक्शन में पुट कर दिया, पॉइंट में था पॉइंट में पुट कर दिया, भाई ओरिजिनल टेबल है, जैसा आया वैसे ही चिपका दिया। डिराइव टेबल, बाबू दिस टेबल इज डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल, और इसमें क्या करता हूं मैं? डेटा को कन्वर्ट करता हूं, हो सकता है परसेंटेज में करूं, हो सकता है एवरेजेस में करूं, या हो सकता है और किसी और मीन्स में करूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात क्लियर? ओरिजिनल और डिराइव्ड टेबल क्लियर? आओ जी बाबू, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बेटा, एक ऐसी टेबल जो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मैंने बनाई, बस टेबल बना दी, कोई मेरा स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, ऐसी टेबल जनरल पर्पस टेबल ही कहलाती है। और बेटा जो मेरा एक स्पेशल पर्पस के थ्रू डिजाइंड टेबल है, स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाई है, वो बेटा स्पेशल पर्पस टेबल है। इसको कुछ लोग समराइज्ड टेबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये टेबल जनरली लेंथ में बड़ी होती है लेकिन ये हमेशा छोटी होती है। क्यों? क्योंकि बेटा एक स्पेसिफिक पर्पस है, उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैंने टेबल बना दी। जैसे कि बेटा मुझे चाहिए 50 स्टूडेंट है मेरी क्लास में, मुझे उनके इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखने और मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा होगा? टेबल नंबर 1.1 जो भी लिखा होगा, ठीक है ना। मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स, एक टेबल बना दी बेटा। बस 50 बच्चों के इकोनॉमिक्स के नंबर ही तो डालने, मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी उसमें इस टेबल ने सॉल्व कर दी, ठीक है ना। जितनी छोटी टेबल बनेगी उतना अच्छा मेरे लिए। तो बाबू क्योंकि ये टेबल एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाई है, बस उतना ही डेटा उसके अंदर है। बाबू ये मैंने किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बनाई, मैं चाहता हूं एक ऐसी टेबल बने जिसमें बहुत सारा डेटा हो और जितनी भी प्रॉब्लम अराइज हो सारी सॉल्व हो जाए। तो बेटा मैं इसमें बहुत सारा डेटा लिखने वाला हूं, इसलिए बेटा हमेशा टेबल जनरली लेंथ में काफी बड़ी होती है स्पेशल पर्पस टेबल से। क्लियर है बात? मेरा चैप्टर स्वाहा हो गया, लेकिन मुझे अभी भी 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करनी है इस चैप्टर से, ठीक है जी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो चलो पढ़ो, पहले 2-4 मिनट लो, ऐसा भी ना रहे कि प्रॉब्लम रह जाए। पहले ये सारा टॉपिक पढ़ दो जितना मैंने दिया, उसके बाद बोर्ड पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, फटाफट से पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा सामने देखना, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का डिस्कशन मुझे यहाँ पर आपके साथ करना है, आप प्लीज सामने देखो। बेटा एक इलस्ट्रेशन आया हुआ है, देखो मैं ऐसी उम्मीद तो नहीं करता कि इन चैप्टर से कुछ प्रैक्टिकल आएगा, पर बात बड़ी सिंपल सी है यार, टीचर अच्छी हरकतें करेंगे, ठीक है ना। उनको ये है कि 2-4 रहें, हमारे को अप्रोच करें, उसके बाद तो भाई उसके लिए कुछ भी करेंगे, तो तुम अपनी तरफ से कसर मत छोड़ो।
बेटा कहता है इलस्ट्रेशन 1, प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल टू शो द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981, 1991, 2001 एंड 2011। बाबू आपको बताना है कि टोटल कितने परसेंटेज रूरल और अर्बन एरिया में रहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, अलग अलग सेंसस के हिसाब से। ठीक है जी, इंडिया में हर 10 ईयर बाद सेंसस होते हैं। ठीक है जी, और ये आज से नहीं चल रहा आ रहा बेटा, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था इंडिया में सिस्टम, तब से चला हुआ आ रहा है। ठीक है जी बाबू, तो मैंने एक जगह पर लिया सेंसस ईयर और बेटा अलग अलग सेंसस ईयर लिख दिए, और अगर आपको पता है बहुत अच्छे से तो ये सब स्टेप्स हैं। ठीक है ना जी, जितने भी हॉरिजॉन्टल चीजों की हेडिंग होती है, रॉ हेडिंग्स, रॉ टाइटल्स, ये सब स्टेप्स हैं। और बाबू मैंने कैप्शन में क्या लिया बेटा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में और उनका टोटल। बाबू मुझे सिर्फ ब्लैंक टेबल से शो करना था, टीचर इतने में ही समझ जाएगा टेबल बनानी भी आती है कि नहीं। ठीक है जी, और आने को बेटा ये 2-3 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी अच्छा हो सकता है ना, नहीं हुआ बाबू। मेघांश पूरा 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ ना, 2021 में होना था, कोविड करके डिले हुआ डिले हुआ डिले हुआ, और इस बार भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अभी बजट में ना सरकार ने सेंसस के लिए एक बजट डिक्लेयर करती है सरकार हर साल। इस साल बजट डिक्लेयर करा तो ऑपोजिशन ने सवाल उठाया बजट इतना कम है, यानी कि इस बार भी आप गिनती नहीं करा पाओगे। भाई सेंसस में बहुत पैसा खर्च होता है, इट इज नॉट अ जोक। इतने सारे टीचर्स, सरकारी टीचर्स को आप लगा देते हो तो उनको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। घर घर आकर लिखने वाले कोई ना कोई तो लोग आता ही है सेंसस लिखने, तो अभी डिले ही है, अभी पता ही नहीं आएगा कि नहीं। चलो बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत कमाल का इलस्ट्रेशन है, इस पे चर्चा करनी है, प्लीज सामने देखें। बेटा कहता है इन अ सैंपल स्टडी अबाउट द कॉफी हैबिट्स इन 2 टाउन्स फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व्ड, टाउन एक्स और टाउन वाई के बारे में कुछ डेटा है। ठीक है सर, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, पहले ना सारे एट्रीब्यूट्स समझना कि क्या क्या बात हो रखी है। ठीक है जी, ये फंसाएगा आपको, एक आध टेबल में इसलिए बनवा रहा हूं कि फंसो नहीं पेपर में। बाबू टाउन एक्स कहता है 52% पर्सन्स वर मेल्स, 52% लोग टाउन एक्स के मेल्स हैं। अच्छा जी, 25% वर कॉफी ड्रिंकर्स। अच्छा जी, उस 25% लोग कॉफी पीते हैं टाउन एक्स के। अच्छा जी, कहता है 16% वर मेल कॉफी ड्रिंकर्स, 16% लोग मेल भी हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है जी, यानी कि बेटा मुझे जो समझ में आ रहा है बाबू, एक तो मुझे डेटा को क्लासिफाई करना है मेल्स और फीमेल्स में, एक कॉफी ड्रिंकर्स में और एक नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में। शायद ये बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी। सेम बेटा डेटा वाई के लिए भी है, टाउन वाई के लिए 55% persons were males, 28% were coffee drinkers and 18% were male coffee drinkers. Represent the above data in a tabular form. मुझे डेटा को प्रेजेंट करना है टेबल में। लोगे 2 मिनट, ट्राई करोगे? चलो 2 मिनट सबको दिए, करना जरा, देखते हैं कितना अच्छा सोचते हो। बेटा सामने देखना, मेरे हिसाब से अगर आप इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते तो कैसे करते बेटा, एक तरफ मैं डेटा लेता कॉफी ड्रिंकर्स का और बेटा नॉन कॉफी ड्रिंकर्स का। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हम बात करते टाउन एक्स की और टाउन वाई की, जिसमें बेटा मैं डेटा को 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करता, मेल्स, फीमेल्स और टोटल, मेल, फीमेल और टोटल। अब मेरा ख्याल सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखना एक मिनट। और यहां पर भी बेटा टोटल की ही कहानी है। बाबू टाउन एक्स की बात है, 52% वर मेल्स। बेटा 52% लोग मेल हैं, मेल में चाहे कॉफी ड्रिंकर अच्छा नहीं है तो 52% में, यानी कि बेटा फीमेल्स, कोई दिक्कत तो नहीं।
25% कॉफी ड्रिंकर्स हैं, यहाँ ये नहीं कहा मेल या फीमेल, 25% कॉफी ड्रिंकर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कॉफी ड्रिंकर्स 25% है, तो यानी कि नॉन कॉफी ड्रिंकर 75, और 16% मेल कॉफी ड्रिंकर है, मेल भी हैं और कॉफी ड्रिंकर भी हैं 16%। अगर ये 16 है, ये टोटल इनका 52 है 36, अगर ये 16 टोटल 25 है तो ये 9, और ये 36 है और ये 75 है, तो ये देख लो। सेम वे बाबू टाउन वाई के लिए भी है, 55% वर मेल्स, मेल 55% है, तो ये 45 फीमेल्स, टोटल 100। 28% कॉफी ड्रिंकर है, 28% टोटल का कॉफी ड्रिंकर है, और 18% मेल कॉफी ड्रिंकर है, बस बाकी सब चीजें आ जाएंगी। 28 है तो ये 72 है, ये 18 और ये इतना है तो 37 हो गया, 37 में से 72, चलो कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। मैं इलस्ट्रेशन 4 सिर्फ दिखा देता हूं आपको, चलो बाबू कहता है देयर वर 80 persons इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, आउट ऑफ विच 60 वर स्टूडेंट्स, 14 वर टीचर्स एंड 6 ऑल मेल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ पेयॉन्स। आउट ऑफ टोटल पर्सन 16 वर फीमेल इंक्लूडिंग 1 लेडी टीचर, प्रेजेंट द अबव इन्फो इन अ टेबल। बाबू कहता है 80% एक ट्रिप पर जाने स्कूल ने ऑर्गेनाइज करी है, टोटल 60 स्टूडेंट हैं, कुछ टीचर्स भी हैं और कुछ पेयॉन्स भी हैं। बेटा फिर इसने कैटेगरी दे दी जहां पर एक बहुत बड़ा हिंट है कि 16 फीमेल्स भी हैं, यानी कि मेल्स और फीमेल्स पे भी डेटा को डिवाइड किया जा सकता है। 1 मिनट की बात है, मैं खत्म ही कर रहा हूं बेटा। अगर इसकी भी टेबल बनानी हो बहुत इजीली बन जाएगी। एक तरफ आप लिखोगे ट्रिप गोअर्स, कौन कौन ट्रिप पर जा रहा है, एक तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं और पेयॉन्स जा रहे हैं, ठीक है जी बेटा। डेटा को क्लासिफाई किया जा सकता है फर्दर मेल्स में, फीमेल्स में भी, ठीक है जी बेटा। टोटल 80 लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब बाकी बातें पढ़ते जाते हैं। वो कहता है 60 वर स्टूडेंट, 80 में से 60 स्टूडेंट हैं, 14 टीचर हैं। बाबू 60 स्टूडेंट हैं, 14 टीचर हैं और 6 पेयॉन्स हैं, साथ ही साथ उसने ब्रैकेट में दिया था सारे मेल्स भी हैं, ठीक है जी बाबू। इसके बाद एक और डेटा आता है आपके पास, कहता है आउट ऑफ टोटल पर्सन 16 वर फीमेल्स इंक्लूडिंग 1 लेडी टीचर। बाबू जितने भी टोटल लोग जा रहे हैं उसमें से 16 फीमेल्स हैं जिसमें से एक टीचर है। अच्छा एक बात बताओ, 6 पेयॉन में से फीमेल तो कोई नहीं थी, एक टीचर उसने बोल दिया। बाबू टोटल 16 फीमेल्स जा रही हैं जिसमें से एक टीचर, तो 15 स्टूडेंट्स ही हुए, बाकी सारी तो कैटेगरी अब खुद ब खुद बन गई। बाबू टीचर टोटल 14 गए हैं, एक फीमेल है तो 13। बाबू ये 45 और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक और टोटल भी, ठीक है। इन टेबल की प्रैक्टिस कर लेना एक बार, 1, 3 और 4 की। ग्रुप में आकाश भाई भेजते हैं। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।